हेलो एवरीवन, मैं हूं CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे लीव एनकैशमेंट कैसे कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स पर्पस के लिए। जब भी कोई एम्प्लॉय को रिटायरमेंट का या सुपरएनुएशन का टाइम में लीव एनकैशमेंट मिलता है, उसका वो टाइम में कैसे टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है वो बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब लीव एनकैशमेंट हम डिस्कस करेंगे उसमें दो कैटेगरी करते हैं। पहले कैटेगरी 1 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जब उसका सुपरएनुएशन या रिटायरमेंट का टाइम में जो भी उसको मिलेगा लीव एनकैशमेंट, जो भी उसका क्रेडिट रहेगा कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव, उसका जो पैसा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो एग्जम्प्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो एग्जम्प्ट हो गया। तो कैटेगरी 2 क्या है? जो ये कैटेगरी 1 नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ के बाकी नॉर्मल जो एम्प्लॉय के लिए तो कैसे कैलकुलेट करना है। तो वो टाइम में जब रिटायरमेंट होता है कोई नॉर्मल एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो टाइम में कैलकुलेशन करना पड़ता है कितना टैक्सेबल रहेगा या पूरा टैक्सेबल, ये कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है। उसमें ये देखना है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है ना, कैश इक्विवेलेंट ऑफ ये लीव क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और सुपरएनुएशन। कैश इक्विवेलेंट हमारा जो लीव, जो एम्प्लॉय का जो लीव क्रेडिट है वो कितना है, उसका कैश इक्विवेलेंट कितना है, वो डिस्कस करेंगे कैसे कैलकुलेशन करना है, वो देखना पड़ेगा। सेकंड है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, ये सेकंड है। थर्ड है एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड। फोर्थ क्या है ना, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है नॉट, जो अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, से फॉर एग्जांपल आज ऑन डेट ये से 3 लाख। तो ये चारों कैलकुलेशन करने का बाद देखा जाएगा जो लिस्ट है जो सबसे कम है वो टैक्सेबल, उतना अमाउंट ही टैक्सेबल नहीं होगा, बैलेंस टैक्सेबल होगा। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव क्रेडिट। कोई भी एम्प्लॉय जब रिटायरमेंट करता है वो टाइम में कैश इक्विवेलेंट ऑफ ये लीव का क्रेडिट कैसे निकाला जाएगा। पहले सैलरी क्या है, ये जो सेक्शन के लिए लीव एनकैशमेंट के लिए सैलरी क्या है डिफाइन किया गया है, वो पहले देखते हैं। ये सैलरी है बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन, लेकिन इसमें कंडीशन है बेसिक प्लस DA। अगर जो सैलरी ये तीनों ही सिर्फ लिया जाएगा, अगर ये जो डियरनेस अलाउंस, अगर ये आपका सुपरएनुएशन का टाइम में ये बेनिफिट दिया जाता है DA का ऊपर, तब जाके DA को कैलकुलेशन करना। उसका मतलब ये है अगर जो बेसिक प्लस DA, अगर ये DA का ऊपर भी आपका PF डिपॉजिट हो रहा है एम्प्लॉय का, या उसका ऊपर ग्रेचुइटी मिलेगा, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है, अगर ये DA को कैलकुलेशन करके एम्प्लॉयर दे रहा है, वो केस में DA इंक्लूड होगा सैलरी में। ये मतलब ये DA को मिला के उसका PF भी जमा होता होगा और उसका ग्रेचुइटी भी मिलेगा। जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है अगर मिलता है तब वो DA को कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लेना है। कमीशन, अगर कोई कमीशन कोई एम्प्लॉय को मिल रहा है जो कोई टर्नओवर अचीव करने से उसका एक परसेंटेज में मिल रहा है, वो कंडीशन में सिर्फ ये कमीशन को लेना है। अदर जो भी है सैलरी में उसको नहीं लेना है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, से किसी का X का सैलरी है, बेसिक है से 20,000, DA 10,000, HR है 15,000, अदर अलाउंस से 10,000। ये वो एम्प्लॉय का से X का सैलरी है, सैलरी ब्रेकअप है। लेकिन अगर हम जब लीव एनकैशमेंट का कैलकुलेशन करना है सैलरी के लिए, अगर ये DA का ऊपर भी PF कट रहा है एम्प्लॉय का, और DA का ऊपर भी बेसिक प्लस DA दोनों का ऊपर भी उसको मिल रहा है, ग्रेचुइटी मिलेगा, वो केस में ये लीव एनकैशमेंट के लिए ये 30,000 सैलरी माना जाएगा। ये सैलरी में नहीं आएगा, HRA अदर अलाउंस और जो भी मिलेगा नहीं आएगा। तो सैलरी हुआ ये केस में से 30,000। तो पहला जो है ये जो लीव एनकैशमेंट के लिए सैलरी ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बेसिक प्लस DA अगर कोई कमीशन मिलता है तो ये 30,000 है। नेक्स्ट ये जो लीव क्रेडिट है, कितना क्रेडिट, एक अगर ये है ना कंपनी का, हर कंपनी का
अलग अलग रहता है, लीव एनकैशमेंट पॉलिसी रहता है। कोई कंपनी भी 2 महीना भी देता है, 1 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए 2 मंथ्स का लीव एनकैशमेंट मिलेगा, EL मिलेगा, अर्न लीव मिलेगा। किसी को 1.5 महीना है, वो कंपनी पॉलिसी का हिसाब से है। लेकिन ये सेक्शन के लिए फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 1 महीने का क्रेडिट मिलेगा। तो ये जो कैलकुलेशन करने के लिए फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 1 मंथ का क्रेडिट मिलेगा। तो 1 ईयर के लिए सिर्फ 1 मंथ का मिलेगा। अगर कंपनी उसको 2 महीने का दे रहा है तो दे रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कैलकुलेशन के लिए जो ये क्रेडिट कैलकुलेशन होगा, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव क्रेडिट, वो टाइम में पर ईयर पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 1 मंथ का लेना पड़ेगा। सपोज कोई वही एक्स से ये 20 ईयर्स काम किया है, 20 ईयर्स काम किया है, तो ये सेक्शन का हिसाब से उसका कितना मंथ्स का लीव क्रेडिट होना चाहिए, 20 मंथ्स से। लेकिन ये 20 ईयर्स जब काम कर रहा था वो टाइम में से वो 5 मंथ्स का लीव अवेल कर लिया है, वो यूज कर लिया जब नौकरी कर रहा था, वो केस में इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर कोई अवेल कर लिया जितना, तो ये केस में अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं तो वो केस में कितना मंथ का क्रेडिट रहेगा, लीव क्रेडिट, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव क्रेडिट। ये लीव क्रेडिट ये केस में 15 महीना होगा, 15 मंथ्स, क्योंकि 1 मंथ का हिसाब से उसको 20 मंथ्स उसका एलिजिबिलिटी है, लेकिन 5 मंथ्स ऑलरेडी अवेल कर लिया जब नौकरी कर रहा था, तो इसके लिए 15 मंथ्स का इसको लीव क्रेडिट उसका जो ये कैलकुलेशन के लिए 15 मंथ्स का लेना पड़ेगा। अभी हम सैलरी क्या है उसका बारे में डिस्कस किए, कैसे कैलकुलेट करना लीव क्रेडिट, वो भी कितना महीने का रहेगा वो भी ये हम डिस्कस किए। लेकिन ये जो सैलरी है ये क्या सैलरी रहेगा, ये रहेगा एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी क्या है, ये जो एवरेज सैलरी होगा जब जो एम्प्लॉय रिटायर कर रहा है उससे पहले 10 मंथ्स का सैलरी को एवरेज करके एवरेज सैलरी लिया जाएगा। ये जैसे अगर बेसिक डीए अगर ये 30,000 हो गया है, अगर से वो ये इससे पहले से 3 महीने पहले उसको इंक्रीमेंट मिला है, उसको उसका बाद 30,000 हुआ, अगर उससे पहले 25,000 है, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट 10 मंथ्स का सैलरी ऐड करना है बाई 10। लास्ट 10 मंथ का सैलरी ये हिसाब से बेसिक प्लस डीए या कमीशन, वो लास्ट 10 मंथ्स का कितना है जब रिटायर कर रहा है एम्प्लॉय, लास्ट 10 मंथ का लेके सैलरी उसको बाई 10 करने से एवरेज सैलरी मिलेगा। तो वो जो एवरेज सैलरी होगा, सो फॉर एग्जांपल ये केस में एवरेज सैलरी हमारा इंस्टेड ऑफ 30,000 से हुआ ये 28,000। सपोज ये 28,000 क्यों हुआ, सपोज 6 महीने पहले इसका इंक्रीमेंट हुआ, ये मिला है, या तो 4 महीने उससे कम था, इसलिए एवरेज आ गया, लास्ट 10 मंथ का सैलरी आ गया, एवरेज आ गया 28,000। तो सैलरी कैसे कैलकुलेशन करना, उसके बाद कैसे क्रेडिट, कैसे कितने महीने का क्रेडिट आएगा, ये जो लीव क्रेडिट वो कैसे कैलकुलेशन करना, अगर एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेशन करना, तो ये तीनों हम डिस्कस किए। अभी हम एक एक देखते हैं। से ये कैश इक्विवेलेंट हुआ तो 15 मंथ्स जो हुआ कैश इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 15 इंटू 28,000। तो ये जो पहला केस आया कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव क्रेडिट, तो ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितने महीने का उसका क्रेडिट आता है और ये एवरेज सैलरी क्या है उसको मल्टीप्लाई करके 15 इंटू 28,000। ये हो गया पहला कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव क्रेडिट। सेकेंड एवरेज 10 मंथ सैलरी, तो अगर आप एवरेज 10 मंथ सैलरी से इधर 28,000 हुआ इंस्टेड ऑफ 30,000 से जो हम डिस्कस किए बीच में उसका इंक्रीमेंट आया था, तो लास्ट 10 मंथ्स का अगर 28,000 आया तो एवरेज सैलरी, तो इधर ये क्या होगा 28,000 इंटू 10। ये सेकेंड जो कैलकुलेशन हुआ 28,000 इंटू 10। देन थर्ड एक्चुअल लीव एनकैशमेंट्स रिसीव्ड, ये जो है जो कंपनी का हिसाब से जो मिला से ये 1 मंथ का ये कैलकुलेशन के लिए 1 मंथ का लीव लेना पड़ेगा। से कंपनी 2 मंथ्स उसको दे रहा है तो वो हिसाब से हो सकता है उसको जो भी मिलेगा, इसके लिए कैलकुलेशन नहीं, ये तो फिगर मिलेगा। तो ये एक्चुअल जो मिला कंपनी का तरफ से इसको 4 लाख मिल रहा है।
तो ये केस में अगर अब ये चार, अभी हमारा कैलकुलेशन हो गया, पहला ये कैश इक्विवेलेंट 15 इंटू 28, तो सेकेंड हुआ ये एवरेज 10 मंथ सैलरी। तो ये चारों में जो कम है वही अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। ये चार में जो सबसे कम है तो वही टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये केस में सबसे कम कौन सा है? ये 2,80,000 हो रहा है, ये 3 लाख से, ये 4 लाख से, ये भी 2,80,000 से ऊपर है। तो ये केस में अगर हम ये स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे तो 2.8 लाख एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन करने का बाद ये चारों से जो सबसे कम है उसको वही अमाउंट ही टैक्सेबल नहीं है। बैलेंस उसका ऊपर जो भी मिलेगा एम्प्लॉय को तो वो टैक्सेबल होगा। तो ये केस में अगर हम देखेंगे 2.8 लाख सिर्फ एग्जाम्प्ट है। अगर से फॉर एग्जांपल हम इसको लिए से उसको 4 लाख मिला है, अगर वो एम्प्लॉय को 4 लाख मिला है ये कंपनी का तरफ से, तो 4 लाख माइनस 2.8 लाख जो डिफरेंस है 1.2 लाख से, उसका ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।